मेरे हाथ में मेरा मोबाइल फ़ोन था। मैं सोकर उठी थी और आदत के मुताबिक उठते ही मैंने अपना मोबाइल फ़ोन चेक किया था। यूनिवर्सिटी के ग्रुप पर काफ़ी सारे मैसेजेस ये हुए थे। एक के बाद एक वीडियोस डली हुई थी और जैसे ही मैंने वो सारी वीडियोस खोले तो ऐसा लगा कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा हो। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। मैंने कई दफ़ा वो वीडियोस देखी थी, लेकिन मुझे फिर भी यकीन ना आया। ये कैसे मुमकिन था? ये हरगिज़ भी नहीं हो सकता था। मेरे खुदा, मैंने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया। वीडियोस में नज़र आने वाला चेहरा किसी और का नहीं बल्कि मेरा अपना था। उन वीडियोस के नीचे ढेर सारे पैगामात थे जिनमें हर कोई मुझे बड़ा भला कह रहा था, मेरे किरदार पर कैचड़ उछाल रहा था, मुझे गालियां दे रहा था और मैं बस खामोशी से स्क्रीन को देखते ही चली जा रही थी, जहां मेरा वजूद बरहना हालत में बस्तर पर मौजूद था। कुछ देर स्क्रीन तकने के बाद मेरे हाथ से मोबाइल फ़ोन छोड़कर नीचे गिर गया। मेरे हाथ पांव बुरी तरह लर्ज रहे थे और दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। काफ़ी देर बाद भी मैं हरकत करने के काबिल नहीं थी। उमा कमरे में आई और मुझे बैठा देखकर कहने लगी, क्या बात है, आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना है क्या? उज तो तुम्हारा पेपर है ना। तुम्हारे अब्बा ने कह दिया है कि अगर तुम्हारी जीपीए अच्छी नहीं आई तो आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मामों के बेटे का रिश्ता आया है, वो तुम्हें उसके साथ रुखसत करने का सोच रहे हैं। एम्मा ने मेरी हालत पर गौर न किया, वो धले हुए हैं। कपड़े लेकर कमरे में आई थी, मेरी अलमारी में जमा कर वापस निकल गईं। आन के जाते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और तकिए पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। मुझ पर कैसे क़यामत टूट पड़ी थी, मैं अपनी माँ को भी नहीं बता सकती थी। काफ़ी देर बाद मैंने फिर अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और बेयकीनी से दोबारा ग्रुप खोलकर वही वीडियोस देखने लगी। बार बार मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि शायद ये कोई डरावना ख्वाब है, लेकिन ये ख्वाब नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत थी जिसे मैं झटला नहीं सकती थी। वाकई वो चेहरा मेरा ही था। मैं लाख इनकार करने की कोशिश करती, लेकिन वो बरहना वजूद जो इस वीडियो की जीनत बना हुआ था वो किसी और का नहीं, मेरा था। और इस वीडियो में मैं खुद अपनी मर्जी से। लेकिन ये सब कैसे हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये वीडियो किसने बनाई थी, कैसे बनाई थी, मैं नहीं जानती थी। मेरा सर बुरी तरह चुकरा रहा था और फिर मेरे फ़ोन पर शबाना की कॉल आने लगी। शबाना मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त थी और हम दोनों में बहुत बेतकल्फ़ी थी। मैंने फ़ौरा उसका फ़ोन उठाया और रोने लगी। दूसरी तरफ वो खुद भी बहुत परेशान थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि ये सब क्या है, ये वीडियोस कहाँ से आई हैं। वो बता रही थी कि सारी यूनिवर्सिटी में मेरे नाम का ही चर्चा हो रहा है। हर कोई वीडियो को आगे शेयर कर रहा है, हर कोई मेरे हवाले से बात कर रहा है और अच्छा होगा अगर मैं आज यूनिवर्सिटी ना आऊँ। मैंने रोते हुए उससे कहा कि हिम्मत तो मेरी भी नहीं है, लेकिन अगर मैंने पेपर ना दिया तो मैं फ़ेल हो जाऊंगी, मेरी स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाएगी। उस स्कॉलरशिप के खातिर तो मैंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ लटा चुकी हूँ। अब ये कैसे मुमकिन है कि पेपर छोड़ दूँ? शबाना ने कुछ झिझकते हुए पूछा कि क्या सच में ये वीडियोज़ रियल हैं, क्या ये कोई एडिटिंग नहीं? उसकी बात पर मैं पूरी तरह खामोश हो गई। उस सवाल का जवाब मैं चाहकर भी नहीं दे सकती थी। मैं उसे क्या बताती कि ये सब कब, कैसे और क्यों हुआ। अलबत्ता जिस तरह उन वीडियोस को पब्लिक किया गया था, मैं अपने गुनहगारों को कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। मैंने बमुश्किल अपने आंसू साफ किए और शबाना से कहा कि मैं यूनिवर्सिटी आ रही हूँ, मुझे हर सूरत इम्तहान देना है, फिर चाहे जो हो जाए। मैंने अपने बिखरे वजूद को संभालने की कोशिश की और जैसे तेज से तैयार होकर बना नाश्ता किए ही घर से निकल गई। मैंने पहली दफ़ा अपने चेहरे को चादर में छिपाया था। पहली दफ़ा मुझे अपनी शनाख्त को लोगों की नज़रों से छिपाना पड़ रहा था, क्योंकि न जाने ये वीडियोस अब तक कहां कहां फैल चुकी थीं। इस बात का खौफ भी मुझे सता रहा था कि अगर मेरे माँ बाप तक ये बात पहुंच गई तो क्या होगा। जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी पहुंची, एक नई क़यामत मेरी मंतज़र थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं वो सोच भी नहीं सकती थी। पूरे लिबास में होने के बावजूद भी मैं सराम खुद को बरहना महसूस कर रही थी और ये सब कुछ मेरी एक गलती का नतीजा था। ये जान शायद अब के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी ये बरहना वीडियोस किस तरह बनाई गई थी। ये आज से 2 महीने पहले की बात है। लेक्चर खत्म हुआ तो प्रोफेसर इकरम मेरी चेयर के करीब ये और कहने लगे, मस्करन अब जरा मेरे रूम में तशरीफ लेकर आएं। प्रोफेसर इकरम की बात पर मेरे होश उड़ गए थे। वो यहाँ के सीनियर प्रोफेसर थे और अगर उन्होंने मुझे खुद अपने कमरे में बुलाया था तो यकीना कोई बहुत खास बात थी, और ना तो वो क्लास में भी ये बात कर सकते थे। मुझे तो वैसे ही उनसे बहुत खौफ होता था। उनके उस तरह बुलाने पर तो मेरे पसीने छूटने लगे थे। मेरी दोस्त शबाना ने मेरी ऐसी हालत देखी तो कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया और कहने लगी, फिक्र न करो, जाओ जाकर पूछो तो सही कि क्या मामला है। मैंने अपना छोटा सा बैग कंधे पर डाला और तेजी से उनके पीछे उनके अफ्स में पहुंच गई
वो अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठ चुके थे। मैं भी उनके पीछे कमरे में दाखिल हो गई। उन्होंने मुझ पर अपनी तेज निगाहें जमाई और सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। घबराहट के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं अपने दोनों हाथों की अंगुलियां आपस में मुरूड़ रही थी। पता नहीं क्या बात थी, ये सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। मैं नजर झुकाए उनके आगे बैठ गई और सवाल भी न कर सकी कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। कुछ देर है कुछ वो खामोशी से और पार होती निगाहों से मुझे देखते रहे और फिर कहने लगे कि आपको खबर नहीं है कि आप यहाँ स्कॉलरशिप पर आई हैं, वरना शहर की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हरगिज़ भी मुमकिन ना होता। इनकी बात पर मेरा सारा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया, जबकि कमरे में ऐसी की खनकी बहुत ज्यादा थी। मैंने फौरा हकलाते हुए कहा, जी सर, मुझे मालूम है, मैं स्कॉलरशिप पर हूँ। अच्छी बात है कि आपको मालूम है, लेकिन फिर आपका रिजल्ट क्यों अच्छा नहीं आ रहा है? इब की जीपीए गिरती जा रही है और अगर ऐसा ही रहा तो अब की स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगी। आपको मालूम है ना कि अगले सेमेस्टर में आपको स्कॉलरशिप इसी वक्त मिलेगी जब अब की उस सेमेस्टर की जीपीए अच्छी आएगी। लेकिन लगता है कि अब का पढ़ाई में कोई दिल नहीं है। प्रोफेसर इकरम की बात ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए और मैंने कहा कि नहीं सर, मैं तो बहुत दिल लगाकर पढ़ती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा फीसें अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरे माँ बाप ने मुझे इसी शर्त पर यूनिवर्सिटी उन्हें दिया है कि मैं स्कॉलरशिप पर ही अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूँगी। अगर यूनिवर्सिटी वालों ने मेरी स्कॉलरशिप ख़त्म की तो मेरी पढ़ाई भी ख़त्म हो जाएगी। मेरी बात पर प्रोफेसर इकरम के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट छा गई। ना जाने क्यों मुझे उनकी आंखों में चमक का एहसास हुआ। मैं अपने वजूद पर उनकी नज़रों की तपिश को महसूस कर रही थी। प्रोफेसर इकरम कहने लगे, शाबाश, अब समझदार लड़की हैं, खूब मेहनत करें और जब भी पढ़ाई में कोई परेशानी हो खुद मेरे अफ्स में चली आया करे। मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। मैं नहीं चाहता कि अब जैसी होनहार तलबा की स्कॉलरशिप खत्म हो। ये कहकर उन्होंने मुझे वापस जाने का इशारा किया और मेरी जान में जान आई। मैं तो पता नहीं किया क्या सोच रही थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे समझाने के लिए बुलाया था। मुझे उनसे बहुत अकीदत महसूस हुई जिन्हें मेरा इस कदर ख्याल था। शबाना दरवाजे के बाहर ही मेरे इंतजार में यहाँ वहाँ बेचैनी से टहल रही थी। मुझे देखते ही पूछने लगी, खैरियत तो है, क्यों बुलाया था प्रोफेसर साहब ने? मैंने उसे सारी बात बताई तो वो कहने लगी, प्रोफेसर इकरम वाकई ही बहुत अच्छे इंसान हैं। कोई भी परेशानी हो तो उनसे ज़रूर मदद लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाए और फिर तुम्हें पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़े। मैंने फौरा हाँ में हाँ मलाई थी। अगले ही दिन प्रोफेसर इकरम ने हमें एक टॉपिक पर असाइनमेंट बनाने के लिए दिया और ख़ुद ही मेरे करीब होकर कहने लगे, मस्करन में इस वक्त फारिग होंगे हूँ, इब मेरे एफसू जाएं, मैं आपको इस बारे में काफ़ी कुछ बता दूंगा ताकि इब बेहतर असाइनमेंट बनाकर जमा करवाएं और ज़्यादा नंबर हासिल कर सकें। मैंने खुशी खुशी अपना बैग उठाया और उनके पीछे उनके अफ्स में चल पड़ी। उन्होंने मुझे चेयर की बजाय दीवार से लगे सोफे पर बैठने का कहा। खुद भी मेरे साथ बैठ गए। वो मुझे टॉपिक के बारे में समझा रहे थे, लेकिन न जाने कितनी ही बार उनका हाथ मेरे हाथ पर टच हुआ था। कभी पेन पकड़ते उनका हाथ मेरे हाथ पर लग जाता तो कभी किसी किताब को पकड़ते वक्त। उनके लम्स ने मेरे अंदर एक बेचैनी सी भर दी थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब गैर इरादी तौर पर हो रहा है या फिर वो जानबूझकर कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोफेसर होकर वो जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? उस्ताद तो बाप की तरह होता है और मैं भी इन्हें इसी नज़र से देखा करती थी। यही सोचकर मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और बैठकर काफ़ी अच्छी तरह इनसे इस टॉपिक को समझ लिया। अगले दिन मेरा असाइनमेंट भी बहुत अच्छी तरह जमा हुआ और मुझे नंबर भी बहुत अच्छे मिल गए। इस बात से मुझे खुशी हुई कि उनकी मदद से मेरी जीपीए अच्छी हो सकती थी। मैंने उनसे मुस्तकिल बुनियादों पर मदद लेनी शुरू कर दी। लीते और छोटे छोटे टॉपिक बेहद अच्छी तरह क्लियर कर देते, लेकिन हर बार ही मुझे ऐसा महसूस होता जैसे वो जानबूझकर मेरे करीब बैठते हों और बहाने बहाने से मुझे छूने की कोशिश करते हों। कभी कभी तो वो समझाते हुए छिपकर मेरे इतने नज़दीक हो जाते कि मेरा सांस रखने लगता, लेकिन मैं हर बात को नज़रअंदाज करती और ये सोचकर खामोश रहती कि अगर मेरी जीपीए गिरी तो मेरे उम्मा अबा मुझे घर बैठा लेंगे, मेरी स्कॉलरशिप खत्म हुई तो मैं फीस भरने के काबिल न रहूंगी और मेरा मास्टर्स करने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। लेकिन मैं भूल गई थी कि इंसान को अपने हर ख्वाब की एक कीमत चुकानी पड़ती है और मैं भी मुस्तकबिल में अपने मास्टर्स करने के इस ख्वाब की एक भारी कीमत अदा करने वाली थी। जैसे जैसे इम्तहानात करीब आ रहे थे, यूनिवर्सिटी में हर तरफ पढ़ाई का दौर दौरा था। हर कोई अच्छी जीपीए हासिल करना चाहता था और मैं तो इस रेस में सबसे आगे दौड़ना चाहती थी। छुट्टी का वक्त हो रहा था, तकरीबा 3 बज गए थे। हमारी सारी क्लासेस ऑफ हो चुकी थी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स वापसी के लिए निकल चुके थे।
मैं और शबाना भी गाड़ी के इंतजार में खड़े थे कि जब ही एक पेवन ने आकर बताया कि प्रोफेसर इकरम मुझे बुला रहे हैं। ये सुनकर मैं कुछ परेशान हुई कि अगर मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में वापस जाती तो यूनिवर्सिटी का पॉइंट मुझे छोड़कर निकल जाता और फिर मेरे लिए घर जाना एक मसला बन जाता। लेकिन दूसरी तरफ जीपीए का सवाल था। अब्बा उठते बैठते मुझ पर दबाव डाल रहे थे कि अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो वो मेरी शादी करवा देंगे। उसी लिए मैंने शबाना से कहा कि तुम चली जाओ, मैं फिर रक्षा करके घर चली जाऊंगी। उसी वक्त पॉइंट या और शबाना मेरे सामने ही पॉइंट में बैठ गई और मैं वापस कैंपस में चली आई। प्रोफेसर साहब के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुई तो वो मुझे देखकर खुलकर मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा हुआ आप उज गई नहीं। तकरीबन सारी ही यूनिवर्सिटी खाली हो चुकी है और मैं भी फारिग हूँ, तो अब को आसानी से इम्तिहानात में होने वाले सवालों के बारे में बता सकता हूँ। सोचें अगर आपको पेपर के बारे में ही सब कुछ मालूम हो तो अब का रिजल्ट कैसा होएगा। प्रोफेसर इकरम की बात शुरू कर मेरे होश उड़ गए थे। क्या वाकई वो मुझे पेपर बताने जा रहे थे? और उनके लिए तो पेपर बताना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो सीनियर प्रोफेसर थे और ये सारी बातें उनके इल्म में रहती थीं। पूरा ना सही, अगर वो मुझे आधा पेपर भी बता देते तो मेरी बहुत अच्छी जीपीए बन सकती थी। मैं किसी भी सूरत मामू के बेटे से फिलहाल शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जल्दी से सोफे पर बैठकर अपना बैग खोल लिया। प्रोफेसर साहब एक पेपर उठाए मेरे करीब हुए और कहने लगे, ये आपका होने वाला पेपर है। अगर आप चाहती हैं कि ये मैं पूरा का पूरा आपको दे दूं तो बदले में आपको भी कुछ देना होगा। हान की बात पर मैं कुछ गड़बड़ा गई और कहा कि सिर में आपको क्या दे सकती हूँ। उन्होंने अपने अफ्स के साथ ही बना एक छोटा सा रूम का दरवाज़ा खोला और कहने लगे, अंदर चली आए मस्करन। मैं अंदर गई तो हैरान रह गई। वो एक छोटा सा कमरा था जहाँ हर तरह की सहूलत मौजूद थी, बिस्तर भी डला हुआ था। वो कहने लगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए मैंने ये कमरा अपने लिए सेट करवाया हुआ है। मैं जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुई तो प्रोफेसर साहब ने पीछे से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर पर बैठा दिया। डोर के मारे मेरी जान निकल गई थी। मैंने घबरा कर पूछा कि अब मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। वो मेरे पास ही बैठ गए और कहने लगे, बताया तो है तुम्हें, हर चीज़ की एक कीमत होती है। ना ही तुम्हारी स्कॉलरशिप खत्म होगी, ना ही तुम्हारी जीपीए गिरेगी। बस उसके लिए तुम्हें मेरी छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करना होगा। ये कहकर प्रोफेसर अकरम ने मेरे कंधे से दुपट्टा खींचा और एक तरफ रख दिया। उनकी उस हरकत पर मेरे होश उड़ गए थे। मैं इतनी भी नादान नहीं थी कि न समझ पाती कि वो मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। मैं फौरा ही उठकर खड़ी हो गई और उनसे कहा कि ये मुमकिन नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो जोर से हंसे और कहने लगे, अच्छा तो फिर जाओ और पेपर की तैयारी करो। तुम जितने चाहे अच्छे पेपर क्यों ना दे दो, मैं फिर भी तुम्हें फेल ही करूंगा। उनकी बात पर मेरी जान निकल गई और मैंने कहा, प्रोफेसर साहब खुदा के वास्ते ऐसा कुछ ना करिएगा। मेरे अब्बा मुझे हरगिज़ भी आगे पढ़ने नहीं देंगे। वो मेरी शादी करवा देंगे। मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ, नौकरी करना मेरी ख्वाहिश है। अब मेरे साथ ऐसा जुल्म न करें। प्रोफेसर इकरम मेरे करीब आए, धीरे से मेरे बालों की लटों को छुआ और कहने लगे, जैसे आपकी ख्वाहिश है वैसे ही मेरी भी तो एक ख्वाहिश है। आपको क्या एतराज़ है? बस 1 घंटे की ही तो बात है, कुछ देर मेरे साथ गुजार लें फिर चली जाइएगा। उन्होंने एक दफ़ा फिर मुझे बाजों से पकड़कर बिस्तर पर बैठाया और धीरे धीरे मेरे वजूद से खेलने लगे। मैं इन्हें रोकना चाहती थी क्योंकि मुझे सही और गलत है, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की तो अब्बा का चेहरा मेरी आंखों के सामने लहराया, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में मुझे कह दिया था कि मेरा रिजल्ट ज़रा भी ख़राब हुआ तो वो मुझे कभी यूनिवर्सिटी नहीं उन्हें देंगे। बस उसे एक पल में मैं सही और गलत भूल गई और सांस रोक के बैठी रही। प्रोफेसर इकरम की अंगलियां धीरे धीरे मेरे वजूद पर रेंग रही थीं और मैं अपने अंदर एक इलाव सा दहकता हुआ महसूस कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरा लिबास मेरे वजूद से जुदा किया और मुझे बिस्तर पर लटा दिया। वो बहुत देर तक अपने मन की मुराद पूरी करते रहे और मैं खामोश किसी बेजान लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रही। वेदे के मुताबिक 1 घंटे बाद उन्होंने वो पेपर मेरे हाथ में थमाया और कहने लगे, मेरी जान, ये एक पेपर तुम्हारा हुआ। अब जब जब तुम उस कमरे में होगी तुम्हें एक एक पेपर मिलता रहेगा। मैंने उस पेपर को दोनों हाथों से दबोचा जैसे वो मेरी कलमता हयात हो और उसे अपने बैग में डालकर अपने बिखरे वजूद को संभालते हुए उनके अफ्स से बाहर निकल आई। अकादका स्टूडेंट्स कैंपस में मौजूद थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो सब मेरे चेहरे को पढ़ सकते हों। एक अजीब सा खौफ मुझ पर तारी था कि कहीं किसी को पता न चल जाए कि मैं किस तरह अपने इज्जत लटाकर निकली हूँ। मैंने अपना चेहरा छिपाया और तेजी से निकलती चली गई थी
घर आकर मैंने 1 घंटे तक शावर लिया और बिस्तर पर ढह गई। जीपीए बचाने के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगा आई थी। आहिस्ता आहिस्ता उनसों मेरे रखसारों से बहते हुए तकिए जज्ब हो रहे थे। एक पेपर मुझे मिल गया था और अब उसमें अच्छे नंबर लाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता था। मैंने सोच लिया था कि जब इज्जत लिटा ही चुकी हूं तो फिर सारे पेपर हासिल करके रहूंगी। 2 दिन बाद फिर प्रोफेसर साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं जानती थी कि इस बलावे के पीछे क्या मकसद पोशीदा है, लेकिन मैंने ये बात शबाना से भी छिपाई और खामोशी से उनके कमरे में चली गई। वो मुझे सीधा इस कमरा खास में ले गए और एक बार फिर मैं उनकी हौस की भेंट चढ़ गई। एक और पेपर मेरे हवाले कर दिया गया और मैं उस बात पर खुश हो गई कि मेरा मकसद पूरा हो रहा है। मैं नहीं जानती थी कि आगे मुझ पर कैसे क़यामत गुजरने वाली है। 5 के 5 पेपर मुझे मिल चुके थे और उन्हें हासिल करने के लिए मैंने 5 बार अपना अप लटाया था। मुझे यकीन था कि ये बात कभी किसी को नहीं पता चलेगी। प्रोफेसर साहब को मुझसे कहीं ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी और वो तो कभी किसी के सामने ये बात नहीं कह सकते थे। लेकिन न जाने कैसे पेपर से एक सुबह पहले ही वो वीडियो यूनिवर्सिटी के ग्रुप पर वायरल होने लगी, जिसमें मैं तन्हा एक बस्तर पर बरहना हालत में मौजूद थी। उस वीडियो में प्रोफेसर साहब कहीं नहीं थे, बस मैं ही थी। ये वीडियो देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ था कि कोई खुफिया कैमरा इस कमरे में लगा हुआ था जिसकी मुझे खबर नहीं थी। उस वीडियो ने मेरी जान निकाल कर रख दी थी, लेकिन ये सब मैंने जिस पेपर की खातिर किया था मैं उसे नहीं छोड़ सकती थी और इसीलिए अपना चेहरा चादर में छुपाए पेपर देने के खातिर घर से निकल पड़ी थी। ये मेरी एक के बाद दूसरी गलती थी। जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी में कदम रखा, नकाब के अंदर भी सब लोग मुझे पहचान गए। उनके तंजिया जमले मेरे किरदार को लेकर गंदी गंदी बातें मेरी जान ले रही थीं। सितम सिर्फ यही नहीं हुआ था, बल्कि यूनिवर्सिटी के डीन ने मुझे अपने रूम में बुलवाया और मुझे हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। उनका कहना था कि मुझ जैसी प्रोस्टिट्यूट को वो अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि इस तरह न सिर्फ माहौल ख़राब होगा बल्कि यूनिवर्सिटी में पहले ही एहतजाजी मज़ाहरे शुरू हो चुके थे। हर किसी की एक ही मांग थी कि मुझे उस यूनिवर्सिटी से बेदखल कर दिया जाए और ऐसा ही हुआ था। मैंने रोते हुए डैन को बताया कि ये सब कुछ प्रोफेसर इकरम का क्या धरा है। उन्होंने मुझे इस काम के लिए अक्साया था। जीपीए के नाम पर उन्होंने मेरे वजूद के साथ खेला। जब मैं तबाह हो ही रही थी तो मैं प्रोफेसर इकरम को क्यों छोड़ती। लेकिन मेरी बात पर तो डीन गुस्से से भड़क उठे और कहने लगे, तुम्हारे पास क्या सबूत है। मैंने वो सारे पेपर निकालकर डीन के हवाले कर दिए। उन्होंने पल भर में वो सारे पेपर झपीटे और अपनी दराज में डाल दिए और कहने लगे, अब बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है। मैंने इनकार में सर हिलाया, क्योंकि इन पेपर्स के अलावा मेरे पास कोई सबूत नहीं था। वो कहने लगे, तुम हमारे कॉलेज के एक बायत प्रोफेसर पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हो। अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई घटिया बात की तो प्रोफेसर इकरम तुम पर हतक इज्जत का दावी दायर करवा देंगे और तुम सारी जिंदगी थाने के चक्कर काटोगी। आप दफा हो जाओ यहाँ से और मेरे यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर, किसी टीचर के बारे में कोई बकवास न करना। डीन की इस बात पर मैं हिका बिका रह गई थी। सबूत लेने के बावजूद भी वो अपने प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटी के वकार को बचाने के लिए मुझे मुजरिम ठहरा रहे थे। उन्होंने मुझे हुक्म सुना दिया था कि मैं आइंदा यूनिवर्सिटी के अहाते में कदम भी न रखूं और मैं गिरती पड़ती उनके कमरे से बाहर निकलकर यूनिवर्सिटी की राहदारियों से गुजर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई मुझ पर पत्थर है बरसा रहा हो। मैं किसी को यह भी ना बता सकी थी कि ये सब क्यों हुआ था। पता नहीं किस तरह मैं अपने घर पहुंची थी और मेरे घर पहुंचने से पहले ही वो वीडियोस मेरे माँ बाप को पहुंच चुकी थी। मैं घर में दाखिल हुई तो वो दोनों ही मुझे खूंखावर निगाहों से देख रहे थे। मेरे अबा ने डंडा उठाया और मुझे मारना शुरू कर दिया। बना रखे वो मुझे मारते ही चले गए। किसी ने मुझे न समझा। अबा ने भी इस बात का लिहाज न किया कि अगर वो मुझ पर जीपीए का प्रेशर ना डालते, बार बार पढ़ाई छुड़ाने की बात न करते, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं तो बस पढ़ना चाहती थी और मेरे इसी शौक ने, इसी ख्वाहिश ने मुझे तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया था। मुझ पर जीपीए का प्रेशर था और इस प्रेशर ने मुझसे मेरी इज्जत को दाव पर लगवा दिया था। सारा जमाना हम पर थौथो कर रहा था। अबा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। वो तो खुद भी मुना छिपाकर घर से निकलने लगे थे। जो कोई उन्हें देखता तो मेरी कीमत पूछने लगता। जिस बात कुछ महीने होने वाले हैं, मैं प्रोफेसर इकरम के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सकी। मैं आज भी नहीं जानती कि वो वीडियो क्यों बनाई गई और उसे क्यों वायरल किया गया। जीपीए की लालच और पढ़ाई न छोड़ने की ख्वाहिश ने मुझे तबाह कर दिया और मुझ जैसी न जाने कितनी और कर्ण इस दुनिया में मौजूद हैं जो इसी तरह उस्ताद के नाम पर मौजूद भेड़ियों का शिकार हो रहे हैं और कोई उनका परेशान हाल नहीं।
हालिया दिनों में होने वाला बहावलपुर यूनिवर्सिटी का वाकया देखकर एक दफ़ा फिर मेरा गम ताज़ा हो चुका है। वहाँ भी ना जाने कितनी तालबात ने इसी तरह अपनी इज्जत गंवाए हैं। मेरी माँ बाप से बस यही गुजारिश है कि अगर अब लोग हम पर अच्छे रिजल्ट का प्रेशर ना डालें तो हम किसी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। अच्छा, रिजल्ट माँ बाप के प्रेशर से नहीं बल्कि उनकी सपोर्ट से होता है, लेकिन हमारे माशरे में ये बात बहुत कम ही लोग समझते हैं। अब लोग भी अपने बच्चों को किसी भी तालीमी इदारे या यूनिवर्सिटी में भेजते वक्त उन्हें अच्छा और बुरा समझाएं। ये बताएं कि रिजल्ट ही सब कुछ नहीं होता, तालीम हासिल करना और इससे शऊर लेना ही असल कामयाबी है। GPA तो महज नंबर हैं और नंबर इंसान को शऊर नहीं देते।